हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। चलिए साथियों, पेन कॉपी ले लीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग अपनी मेन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सिलेबस इत्यादि ये सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। आपने थोड़ी सी चीजों पर ध्यान दिया होगा। देखो बच्चा, एक अधिकारी बनने के लिए आपको अधिकारी जैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अधिकारी जैसी अपनी एक सोच रखनी पड़ेगी। इस बार पेपर लीक नहीं होगा कि कोई भी गधा हो जाके भर्ती हो जाए। आपको अधिकारी जैसा एटीट्यूड, ऑफिसर जैसा एटीट्यूड रखने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी। वो कहते हैं ना, जो भरा हुआ गिलास होता है वो बहुत कम मतलब वो बहुत कम हिलता है। जो भरा हुआ कोई चीज होती है, जो आधी अधूरी कम होती है, बहुत ज्यादा दिखावा बहुत ज्यादा हिलती है। कोशिश करो गंभीरता से आप चीजों को समझें, आपस में अपनी लाइब्रेरी, अपने ग्रुप में चीजों को डिस्कस करें जो क्लास में हो रही है। सारे टीचर बहुत अच्छे, बहुत मेहनती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 10 दिन की क्लास, एक एक 2 टॉपिक होके उनके टेस्ट लगा लोगे तो मैं स्वयं समझ में आने लगेगा कि बहुत ही अच्छा मौका है हमारे पास एग्जाम निकालने का। लेकिन सारा गेम वही है, मौका अच्छा है, मेहनत भी तो है ना। तो यहां पे ऐसे मतलब बर्बाद मत कीजिए खुद को उल्टी सीधी कमेंटबाजी में फंसकर या किसी प्रकार से। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। कल हमने एक छोटा सा पूरा सिलेबस समझने के बाद में विधि का उपयोग जाना था कि विधि क्या है, क्यों जरूरी है, उद्देश्य क्या है। तो उसको समझने के लिए हमने एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लिया था कि एक तस्वीर में हमें अराजकता, अशांति, अव्यवस्था दिखाई दी। अराजकता, अशांति, अराजकता, अशांति, अव्यवस्था दिखाई दी। अराजकता, अशांति व अव्यवस्था दिखाई दी। यही तो दिखाई दी आपको एक तस्वीर में, अराजकता, अशांति व अव्यवस्था। जबकि दूसरी में आपको साथी व्यवस्था मिली, व्यवस्था मिली, आपको शांति मिली। तो कानून का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून का मुख्य कार्य बस साथी अशांति और अव्यवस्था की स्थिति को किसमें लाना होता है? शांति और व्यवस्था की स्थिति में। इसमें लाने के लिए कुछ नियम इत्यादि बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाएंगे कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। रूल्स का मतलब क्या होता है आपकी लैंग्वेज में? यदि मैं एक जनरली पूछूं, एक नॉर्मल आपसे पूछूं कि रूल्स का मतलब क्या होता है, नियम क्या होते हैं, भाई नियम परिभाषाओं पे मत जाना कि बिल्कुल वो तुमने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें मशीन की परिभाषा जब पूछते हैं क्लास के सारे बच्चों से, इतनी लंबी चौड़ी कठिन परिभाषा, तो परिभाषा पे मत जाना, समझ वाले शब्दों पर जाना, आसान भाषा में। जबकि वहीं वो जो फुंगशुक वांगडू होता है, वो क्या देता है उसका जवाब मशीन का? अ मशीन इज एनीथिंग दैट हेल्प्स अ मैन। जो भी कोई वस्तु व्यक्ति की किसी भी प्रकार से मदद करती है वो मशीन है। तो इसी प्रकार नियम क्या होते हैं? वे नियम होते हैं जो हमें यह बताते हैं क्या करना है, किस परिस्थिति में क्या करना है, विशेष परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही तो होते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यदि ये नियम क्या करना है क्या नहीं करना है ये ऑफिशियल होते हैं, ये कैसे होते हैं? आधिकारिक आदेश होते हैं, ये आधिकारिक होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए। नियम हमेशा आधिकारिक होते हैं जो हमें यह बताते हैं, आधिकारिक दिशा निर्देश या आधिकारिक एक प्रकार से कथन कह सकते हो, जो बताता है कि विशेष परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना। इन्हीं नियमों का समूह, यदि हम लोग बात करें इन्हीं नियमों का, इसको सबको लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना, बढ़िया पीडीएफ मिलेगा खूब लिखा हुआ अच्छे से। इन्हीं नियमों का समूह जो सरकार द्वारा बनाया वह लागू किया जाए, जो सरकार द्वारा बनाया जाए और सरकार द्वारा ही क्या किया जाए? लागू किया जाए। तो मानव और क्या काम करता हो? मानव व्यवहार को नियंत्रित करता हो, मानव व्यवहार को नियंत्रित करता हो। तो अगर आप इसको सिंपल हिंदी में लिखना चाहेंगे, यदि आपको सिंपल हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे सिंपल हिंदी में लिखेंगे कि कानून नियमों का वह समूह है, विधि नियमों का वह समूह है जो सरकार या सरकारी संस्थानों द्वारा बनाया और लागू किया जाता है तथा मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है, तथा मानव व्यवहार को
नियंत्रित करता है। मानव मतलब ह्यूमन बिहेवियर को नियंत्रित करता है। तब सिंपल सी लैंग्वेज में यह कह सकते हैं कि कानून जो विधि होती है, विधि क्या करती है? विधि मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है, मानव व्यवहार को विनियमित करती है, विनियमित करती है, रेगुलेट करती है, या आप ये कह सकते हो नियंत्रित करती है। विधि मानव व्यवहार को, जो लॉज होते हैं, जो लॉ होता है, इट रेगुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर, इट रेगुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर, इट रेगुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर। तो इसकी परिभाषा इत्यादि ये सब लिखने से पहले हमें इसको समझना होगा थोड़ा सा। भाई मानव के अलग अलग व्यवहार हैं। आप जो पूरे दिन में इतनी सारी गतिविधि करते हैं, ये आपके कार्य होते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज आप अपने पूरे दिन में करते हैं। भाई आप दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते नहीं करते? बहुत सारे कार्य करते हैं। उन कार्यों को नियंत्रित करती है। पूरे दिन में आपको गाड़ी कितने स्पीड से चलानी है, कहां पर आपको गाड़ी किस दिशा में चलानी है, रोड के, जैसे आप मान लो आप इस दिशा में जा रहे हैं तो आप कौन सी लेन का उपयोग करोगे? लेफ्ट लेन का। और सामने वाला जो आ रहा है वो राइट लेन का उपयोग करेगा। इस तरीके के सुबह से शाम तक आप लोग कितने सारे नियमों को फॉलो करते हैं? भाई कितने सारे नियमों को मानकर चलते हो, नहीं चलते हो आप पूरे दिन में? यस या नो बताओ मुझे। पूरा दिन आपका पूरा जो व्यवहार है, आपको गुस्सा किसी पर आता है लेकिन आप उस पर हमला नहीं कर सकते, आप उस पर किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऐसा कानून है, ऐसे नियम है कि यदि मेरी गतिविधि ऐसी हुई कि मैंने किसी को चोट पहुंचाई, किसी पर हमला किया, तो मुझे सजा हो सकती है, मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो इन सब चीजों को सोचकर आप कंट्रोल में रहते हैं, नियंत्रित रहते हैं। नियंत्रित रहने से होता क्या है सर? समाज में सामंजस्य बना रहता है, एक न्यूनतम सामंजस्य। भाई आदर्श सोसाइटी तो कभी बनी नहीं सकती, बहुत मुश्किल है कि जहां सभी बिना कानूनों के भी एक प्रकार से देखें तो एक दूसरे के अधिकारों का पालन करते हो, एक दूसरे के अधिकारों की इज्जत करते हो, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। क्या ऐसी सोसाइटी बन सकती है? अपने आप नहीं। तो समाज में सभी का व्यवहार नियंत्रित रहे, समाज में सभी का व्यवहार नियंत्रित रहे, सभी का व्यवहार नियंत्रित रहे, व्यवहार समाज के दायरे में नियंत्रित रहे, जिससे समाज में शांति और सौहार्द बना रहे, जिसमें समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। इसके लिए साथी विधि की आवश्यकता होती है। तो विधि क्या करती है कि समाज के जो इतने सारे लोग होते हैं उनमें एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बनाती है, एक न्यूनतम सामंजस्य बनाती है। मिनिमम कोऑर्डिनेशन। सोचो विधि ना हो तो क्या होगा? जंगल राज जिसको हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग अराजकता कहते हैं। जैसे जंगल में क्या होता है, जंगल में जो ताकतवर पशु है वो किसी निरीह पशु का शिकार कर लेता है जब उसका मन करे, तब उसकी फैमिली को खा जाता है। किसी की गुफा है, कोई ताकतवर जानवर आया उसकी गुफा पर कब्जा कर लेता है। शिकार किसी ने किया है, किसी छोटे जानवर ने, बड़ा जानवर आया उसके शिकार को ले जाता है। तो ऐसे ही यदि विधि ना हो, मानव व्यवहार कंट्रोल में ना रहे, तो इससे नुकसान क्या होगा? समाज में अराजकता होगी, लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, लोगों की जीवन संपत्ति। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब बस एक प्रकार से समझने के लिए। इसको चाहे तो उतार सकते हो छोटी छोटी भाषा में, चाहे तो नहीं उतार सकते। मैं अभी तक जो बता रहा हूं वो बस मैंने ये बताया कि जो लॉ होते हैं, लॉ में कुछ ऐसे नियम सरकार बनाती है जिन नियमों के द्वारा व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो नियंत्रित हो जाता है। किसको किस परिस्थिति में क्या करना है, यह सरकारी कथन या आधिकारिक जो स्टेटमेंट होते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसी को हम लोग नियम कहते हैं। जैसे कि भी रेड लाइट पर रुकना है तो यह एक ऑफिशियल नियम है, तो यहां पर व्यक्ति रुक जाते हैं। ग्रीन लाइट पर आपको चलना है तो यहां पर व्यक्ति चलने लगते हैं। तो नियम क्या होते हैं? ऑफिशियल स्टेटमेंट होते हैं, सरकारी कथन होते हैं जो हमें यह बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। इन्हीं नियमों से जब पूरा एक समूह बन जाता है, कई सारे नियम उसमें हो जाते हैं और जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते सरकार द्वारा बनाए जाते, सरकार साथ ही उन्हें लागू करती है। इसी को विधि या इसी को लॉ कहा जाता है। लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता क्या है? लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता है
न्यूनतम सामंजस्य, जो समाज होता है उसमें कम से कम एक न्यूनतम कोऑर्डिनेशन बना रहे। यहां तक विधि के विषय में, विधि की आवश्यकता के विषय में कोई आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। विधि माने लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स फॉर्म्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, कि मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दे आर क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड, वो बनाए जाते, लागू किए जाते बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर। गैस सिलेंडर होता है, जितना रेगुलेटर खोलोगे उतनी गैस ज्यादा आएगी, वैसे ही मानव व्यवहार को नियंत्रित में रखने के लिए, जिससे समाज में न्यूनतम सामंजस्य बना रहे, सबका व्यवहार में नियंत्रित रहे, सबके अधिकारों की, संपत्ति, जान की, माल की, सबकी सुरक्षा रहे। तो पूछा करो, तुम्हारे अंदर यह कीड़ा होना चाहिए, विधि क्या है, इन सबकी जानकारी तुम्हारे अंदर घुसनी चाहिए। यह एक बार और अच्छे से हम लोग परिभाषा वगैरह में पूरे हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे, अभी तो केवल समझाने के मकसद से। तो मेरे साथ सबसे पहले हम विधि के संबंध में कुछ मौलिक बातें जानेंगे। हमने देखा कि विधि व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा होगा, सर मानव का जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ह्यूमन बिहेवियर को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मैंने कहा जो मानव है ना, वो स्वभाव से जंगली है। मतलब भाई जाहिर सी बात है, अभी तो सोसाइटी में रहने लगा। मानव एक सामाजिक प्राणी है। कहते ना मानव क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। अपनी सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, अपनी सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूह में रहता है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वो कैसा रहता है? ग्रुप्स में, समूह में रहता है। मतलब कई सारे मानव एक साथ रहते हैं। उनमें वो साथी किसका निर्माण करता है? आपसी कानून प्रथाओं को साझा करके वो समाज का निर्माण करता है। अब सभी जानते हैं हमेशा संसाधन सीमित होते हैं। जल, जंगल, जमीन क्या होती है? सीमित। लेकिन जो इच्छाएं होती है व्यक्ति की, वो क्या होती है? असीमित। वो क्या होती है? असीमित। सभी अपनी साथी इच्छाओं को अधिक से अधिक पूरा करना चाहते हैं। सभी अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अधिक से अधिक पूर्ति करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि भाई मेरे पास ज्यादा हो, मेरे पास ज्यादा जमीन हो, मेरे पास ज्यादा गाड़ियां हो, मेरे पास ज्यादा सब कुछ हो। भाई मानव का व्यवहार यही है ना। इससे क्या होता है? इससे साथी वैमनस्य, ये से कह सकते हैं कि मानव दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करने लगता है। मानव क्या करने लगता है? सर मानव दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करने लगता है। जो मानव की एक प्रवृत्ति है जिसमें वो बाकियों से ज्यादा चाहता है, वो चाहता है मेरे पास अधिक हो। उस केस में वो अगर ताकतवर है तो दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करने लगता है। और अगर आप दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करोगे तो जाहिर सी बात है किसी की संपत्ति या किसी की जान को नुकसान पहुंचाओगे। यहीं पर ध्यान दीजिएगा साथी, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है कि आप कंट्रोल में रहें। जब आपके मन में आए कि भाई मैं दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेता हूं, तो आपको ये समझ में आए कि ऐसा करना अपराध है, इससे आपको सजा हो सकती है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। यह सोचकर कि आपको नुकसान हो सकता है, आप उसकी जमीन पर कब्जा करने का नहीं सोचेंगे। तो मैंने कहा विधि क्या, इसे जानने से पहले कुछ बातें समझनी होंगी, क्योंकि विधि मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है, मानव से संबंधित है। तो हम सबसे पहले कुछ तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मनुष्य व्यवहार में सामाजिक प्राणी है। यह बात किसने कही थी? मनुष्य व्यवहार में सामाजिक प्राणी है, यह बात किसने कही है? यस या नो करके बताइए। यह बात साथी अरस्तु ने कही है। अरस्तु एक पुराने दार्शनिक हुए जिन्होंने मानव व्यवहार के संबंध में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। मतलब व्यवहार में सोशल एनिमल। कैसे? क्योंकि वो अपनी सुरक्षा और अनेक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के संपर्क में आता है, समूह में रहता है। भाई क्या आप सुबह से शाम तक जितनी आवश्यकताएं उन्हें खुद ही पैदा करके खुद ही उनको उपभोग कर लेते हो? सब्जी, रोटी, आटा, दाल, चावल, जितनी चीजें हैं, दूध, दही या अन्य चीजें, जाहिर सी बात है आप दूसरे के संपर्क में भी आते हैं,
सब्जी कहीं और से खरीदते, आटा कहीं और से घर पर बनाते हैं, दूध दही कहीं और से, ये सब क्या जाती हैं। तो यहां पर साथी जब आप समूह में रहने लगते हो, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हो, तो आपको अधिक सुरक्षा मिलती है, आपको अधिक सिक्योरिटी मिलती है। क्या मिलती है? सुरक्षा, या आपको सिक्योरिटी मिलती है, और साथ ही आपकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। जो आवश्यकताएं, आपकी इच्छाएं, उनकी भी आसानी से पूर्ति हो जाती है। इस वजह से आप समूह का निर्माण करते हैं, और जो समूह, ऐसे समूह जिनके साझी प्रथा हो, जिनकी प्रथाएं कैसी हो, साझी कानून व प्रथाएं, मतलब एक समान साझी कानून व प्रथाएं, इसी को हम लोग समाज कह देते हैं। साझी कानून व प्रथाएं, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सोसाइटी। सोसाइटी। तो मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के संपर्क में आता है। इस संपर्क से मानव समाज का निर्माण होता है। होता नहीं होता है? चलिए भैया, इससे हमें क्या दो फायदे होते हैं मानव को? दो फायदे, एक तो उसको सिक्योरिटी मिल जाती है। मान लो वो अकेला जंगल में अपने परिवार के साथ, तो फिर उसको सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। या मान लो वो अकेला रह रहा है, किसी के संपर्क में नहीं है, तो कैसे सिक्योरिटी मिलेगी? आज तो पुलिस से, अगर वो एक आम इंसान के तौर पर है या किसी भी तौर पर कहीं भी गांव शहर में आसपास के लोग हैं, और साथ साथ उसकी जो इच्छाएं हैं, भाई मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है, वो इच्छाएं उसकी आवश्यकताएं भी, आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब यहां पे इच्छा ही है, तो इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो यहां से आसानी से कर पाता है। अब इससे क्या हुआ? मानव समाज का निर्माण हुआ। एक एक पॉइंट को समझते चलना। अब समाज के सदस्यों के बीच में, जैसे हम लोग एक जगह रह रहे हैं गांव में, तो हम गांव में रह रहे हैं, हमारे बीच में एक अलिखित, बिना लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मान लो एक बिना लिखित कॉन्ट्रैक्ट है गांव के सभी व्यक्तियों में कि भाई हम लोग बहुत ही सद्भाव से रहेंगे, शांति से रहेंगे, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, एक दूसरे के जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम मेरा सम्मान करोगे, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। आदर्श समाज की बात करें, यदि हम लोग एक बिल्कुल आइडियल सोसाइटी की बात करें, एक आदर्श समाज की बात करें, तो इस आदर्श समाज में कुछ अलिखित पहले से नियम होते हैं। कुछ क्या होते हैं? अलिखित नियम होते हैं। क्या होते हैं? अलिखित नियम, जिसको हम लोग एक सामाजिक अनुबंध कह सकते हैं। जैसे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, तो जो वो ओनर है उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट है, अनुबंध है, उसमें शर्तें वगैरह लगी हुई है कि भाई क्या सैलरी, कितने घंटे काम, ये सब कुछ। वैसे ही समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनके बीच में भी कुछ अलिखित नियम होते हैं, जिसको सामाजिक अनुबंध कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस नियमों में लिखा होता है कि भाई ये समाज के सभी व्यक्तियों को फॉलो करने होते, और समाज में सभी के द्वारा इनको मान्यता दी गई होती है, जिसमें समाज के सभी सदस्यों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहने के लिए कुछ नियमों को मानना आवश्यक था। इन नियमों के मानने से क्या होगा? समाज में शांति रहेगी, समाज में सुरक्षा रहेगी, सभी एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये एक आदर्श सोसाइटी है, ये एक आइडियल समाज है। लेकिन मुझे यह बताइए, क्या वास्तव प्रैक्टिकल में ऐसा होता है? क्या प्रैक्टिकल व्यवहार में ऐसा होता है कि सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हो, एक दूसरे के जान माल की रक्षा, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हो? आदर्श सोसाइटी में तो ऐसा हो सकता था, राम राज्य में। आदर्श समाज का मतलब है राम राज्य। सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब एक दूसरे का आदर सम्मान कर रहे हैं, कोई किसी की जल जंगल जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा, कोई किसी के जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बेटा ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। एक चीज इसमें समझने के लिए है क्या, मैं कोई ऐसी थ्योरम तो पढ़ा नहीं रहा, या मैथ का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट। आप एक समाज में रहते हो, मुझे बताओ समाज में क्यों रहते हो? क्या जरूरी है, क्यों आप अकेले किसी जंगल में जाके नहीं रहते? इसलिए रहते हो ना कि आपकी जो अलग अलग आवश्यकताएं पूरी जिंदगी को बिताने के लिए, वो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके एक दूसरे से। किसी से खाने पीने का सामान लोगे, किसी से कुछ, किसी से कुछ, सारी चीजें तो आप खुद नहीं कर सकते। दूसरी चीज, सुरक्षित रहोगे, जंगल में कौन आके मार जाए। मैं बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी।
पहले समाज जंगली था, स्टेट ऑफ नेचर में था, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार छोटे छोटे कबीलों में अलग अलग रहता था, आवश्यकताओं की पूर्ति भी मुश्किल थी सभी की, और साथ साथ जान माल का खतरा भी था। तो वो बता रहे कि फिर मनुष्य समूह में क्यों आया और क्यों फिर कानून की जरूरत पड़ी। तो बिल्कुल बेसिक से उठाने की कोशिश किया। मैंने फिर से तुम्हें कल बताया था, मेरे साथ ये पहली 2-3 क्लासों में कुछ नहीं आएगा, बहुत घी है वो, बड़े मुश्किल पचेगा। चौथी पांचवी में जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे पहली क्लास के, और ये हाँ सर तो बात सही है, तुमने वहां पे बताया था। मेरे पास भी ऑप्शन होता है फैक्ट से शुरू कर दूं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। दूसरी बात मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, सब लोग सीरियस नहीं है, मन तो सबका करता है यूपीएसआई का, सब नहीं है। जितने तुम पढ़ रहे हो ना, 10 दिन बाद तुम में से 25% बचेंगे, 75% मैदान छोड़ चुके होंगे। तुम्हें मैदान छोड़ना है क्या, यस या नो करके बताइए। अभी मैं क्वेश्चन कराने लगूं, सारे आ जाएंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है गधों को, क्वेश्चन से ऐसा ही नहीं निकलेगा, ऐसा इसी ज्ञान से निकलेगा। 1-2 क्वेश्चन करने में ज्ञान बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने कहा राम राज्य जहां कुछ अलिखित नियम है, सभी उनका पालन करते हैं, सभी पालन करते हैं, सभी क्या करते हैं, साथी पालन करते हैं, और मतलब एक दूसरे का आदर्श, एक दूसरे का सम्मान, इससे एक आदर्श समाज बनता है। सब सुखी हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा होता है, यस या नो करके बताइए, क्या व्यवहार में ऐसा होता है? अरे अभी नोट्स बताने की जरूरत नहीं है, जब कहूं तब बनाना। ये पीडीएफ तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, और नोट्स ये तुम्हें दिख नहीं रहा, सेम टू सेम ऐसे भी उतार सकते हो। अगर तुम्हें नोट्स ही बनानी है तो तुम सेम टू सेम ही नोट्स ही तो हैं ऐसे। ये तो मैं एक्स्ट्रा तुम्हें बाकी चीजें लिख रहा हूं, ये सब कुछ तो लिख ही रहा हूं मैं तुम्हें। अब भी तुम्हें बेटा ग्रेजुएट हो तुम लोग, ग्रेजुएट, थोड़ा सा मतलब ग्रेजुएशन वाली फीलिंग ले आओ। बिल्कुल सही वैभव कह रहे हैं, समाज के नियमों का उल्लंघन किया गया, बिल्कुल सही बेटा। बोर्ड कट नहीं रहा, वो थोड़ा सा लग रहा है तुम्हें। चलिए अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो, प्रैक्टिकल में क्या आदर्श समाज होता है? नहीं, प्रैक्टिकल में आदर्श समाज नहीं होता, आइडियल सोसाइटी नहीं होती कि जहां देवता बसते हो, सब एक दूसरे का सम्मान। उस समाज को मानव समाज ना कह के देवताओं का समाज कह दो। वास्तव में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में कुछ लोगों को, या ऐसा कह सकते हैं, जो ताकतवर है, जिसके पास ताकत है, वो साथी भारी है, यह कह सकते हैं ताकतवर का प्रभाव होता है। ताकतवर का बाकी कमजोर पर क्या होता है? समाज के कमजोर लोगों पर ताकतवर व्यक्ति का प्रभाव होता है। क्योंकि व्यवहार में लोग एक दूसरे की जान माल को नुकसान पहुंचाते, अधिकारों का सम्मान नहीं करते, तो व्यवहार में हमें इन व्यक्तियों की कार्य प्रणाली, इनके कार्यों पर रोकथाम लगाने की जरूरत पड़ती है। समझे मेरी बात? तो वही हमने कहा कि समाज के सदस्यों के मध्य एक, हम जब जो समाज में रहते, एक अलिखित सामाजिक अनुबंध होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें समाज के सभी सदस्यों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहने के लिए कुछ अलिखित नियमों को मानना आवश्यक था। अब पृथ्वी पर संसाधन सीमित है, भाई पृथ्वी पर क्या है? संसाधन सीमित है, परंतु मनुष्य की इच्छाएं क्या है? असीमित है। इसलिए जो ताकतवर होते हैं, क्या होते हैं? ताकतवर, वो कमजोर के अधिकारों का अतिक्रमण करने लगते थे। ताकतवर क्या करते थे? कमजोरों के अधिकारों का अतिक्रमण करते थे। जिसकी ज्यादा संख्या ताकतवर है, लंबा चौड़ा तगड़ा, घर में 5-10 लोग और हैं। गांव में नहीं होता था जैसे किसी के 10 लड़के हैं, लड़ाई होगी किसी से भी, चाहे घर में अनाज ना हो खाने के लिए, 10 के 10 लट्ठ लेके आ जाते थे लड़ने के लिए, तो ताकतवर। तो पृथ्वी, अब ये सब कुछ करते क्यों है लोग? मान लो और 10-20 पृथ्वी होती, 100-150 इंसान के लिए, जब तक एक इंसान की एक पृथ्वी नहीं होगी, तब तक इंसान में दूसरे की पृथ्वी पर कब्जा करने की होड़ चलती रहेगी। क्योंकि पृथ्वी पर संसाधन सीमित है, सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, सब अधिक से अधिक की लालसा रखते हैं। इस वजह से लोग एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। अब जब लोग एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करते थे, तो यहां पर किसकी आवश्यकता पड़ी? यहां पर कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ी कि जिसे समाज के सभी व्यक्ति माने, और समाज के जो व्यक्ति ना माने, जिन नियमों को समाज के सभी व्यक्ति माने, और अगर समाज के सभी व्यक्ति नहीं मानते,
कोई उनका अतिक्रमण करता है तो फिर उसको सजा भी मिले, उसे पता हो कि ये नियम है, इन नियमों को नहीं मानने पर यह सजा है, जिससे कि वो डर कर उन नियमों को माने और समाज में शांति बनी रहे। तो समाज के सभी व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहे और समाज में शांति रहे, इसके लिए समाज के व्यक्तियों ने संपूर्ण समाज के लिए समान समझ रहे हो, एक जैसे नियम बनाने का अधिकार एक प्राधिकारी, प्राधिकरण या सरकार को दे दिया। इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम लोग एक समाज है, एक क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारी प्रथाएं परंपराएं एक जैसी हैं, और आप एक काम कीजिए, हम सबके लिए हम अपनी मर्जी से कानून या नियम बनाने का अधिकार, हमने एक अलग से संस्था चुन ली, हमने एक अलग से संस्था बनाई। क्या बनाई? संस्था, इन नियमों को बनाने और लागू करने के लिए। मतलब ये संस्था क्या करती है? ये नियम बनाती भी है, नियम लागू भी करती है, नियम बनाती भी है, नियमों को लागू भी करती है, नियमों को क्या करती है? लागू करती है, और साथ ही उल्लंघन करने पर दंड भी देती है, उल्लंघन करने पर दंडित करती है। उल्लंघन करने पर क्या करती है? दंडित। ऐसा करना क्यों आवश्यक था? ऐसा करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि अगर समाज को ऐसे खुला छोड़ रहे थे, किसी संस्थान को चुनकर उसे नियम इत्यादि बनाने की शक्ति नहीं दे रहे थे, तो जो ताकतवर व्यक्ति हैं वो उन्होंने अपने आप अपने हाथ में शक्ति ले ली थी। वो ताकतवर ही नियम बना रहे थे समाज के, आपको ऐसा करना, आपको ऐसा नहीं करना। क्योंकि यदि आपको सबको समान रूप से लेकर चलना है, ताकतवर कमजोर सबको, तो इसका मतलब उस समाज के लिए नियम कौन बनाए? समाज से बाहर की संस्था बनाए, लेकिन उसे चुना किसने हो? उसे चुना समाज नहीं हो। तो ऐसी संस्था को क्या कहा गया? सरकार कहा गया। ये इट फॉर्म लॉज, इट क्रिएटेड लॉज, ये लॉज बनाती है, ये साथ ही उन कानूनों को, लॉज को लागू करती है, और यदि कोई उनका अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तो ये उसको कार्रवाई भी करती है, उसको दंडित करती है। यहां तक विधि और मानव व्यवहार के बारे में समझ में आया। यहां से तुम्हें दो चीजें समझ में आई होंगी कि जो मानव व्यवहार है वो किस वजह से एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, ताकतवर हमेशा अपनी धाक जमाना चाहता है, प्रभाव जमाना चाहता है। इसके लिए अब क्या करो, एक संस्था बनाओ अलग से। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आपको अंतरिक्ष, सरकार है इतनी बड़ी हमारी भारत सरकार, उसको अंतरिक्ष में कुछ चीजें भेजनी है, तो उसने अंतरिक्ष से संबंधित एक अलग संस्था बना दी कि भाई तुम्हारा काम है ऐसे नियमों को लागू करना जो संसाधन है, जिनके ऊपर लड़ाइयां चल रही हैं, उनका सही से बंटवारा हो सके, जिससे सभी समुदाय, सभी वर्गों का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। सबका आर्थिक सामाजिक विकास होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है समाज में शांति की स्थिति होगी, सौहार्द की स्थिति होगी, इससे संपूर्ण समाज तरक्की करेगा। तो इन सब कारणों से ही साथी सरकार का जन्म हुआ, और वही सरकार क्या है? व्यक्तियों के लिए नियम इत्यादि बनाती है। मानव, जो समाज के मानव है, जो समाज में रह रहे हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करती है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। पहले क्या था? शुरुआत में इन समाज के कार्य, इस व्यक्ति के व्यवहार को विनियमित करने के लिए कोई सरकार, कोई कानून नहीं था। लोग प्रकृति में रहते थे, बहुत कठिनाई थी, बहुत ज्यादा कठिनाई, कमजोरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार था, बहुत ज्यादा कठिनाई, बहुत ज्यादा अत्याचार था। जब इनको लागू करने के लिए कोई भी नहीं था, जो ताकतवर था वही विजेता था, ताकतवर का शासन होता था। किसका शासन? ताकतवर का शासन। और कमजोर, ये पीड़ित वर्ग जो था, उसका बहुत ज्यादा शोषण होता था। पूछिए, कोशिश कीजिए बेटा, विपुल सर की 2-3 दिन बाद से चलेगी, आई थिंक 15 या 16 से, टेंशन मत लो भाई, यही होता होगा ना। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, विधि हम लोग क्यों लेकर आई। क्योंकि समाज के जो व्यक्ति होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, सब अच्छे, उनमें कुछ ताकतवर बुरे भी होते हैं। जब वो बुरे होते हैं तो वो कमजोर का शोषण करते हैं, उसके अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। इसलिए हमें विधि की आवश्यकता है, और विधि बनाने के लिए हमने, कि सबके लिए एक जैसी विधि बन सके, समान, हमने वो अधिकार एक सरकार, एक संस्था को दे दिया, जिसे हम लोग सरकार कहते हैं। ये रूल्स बनाती है, रूल्स को लागू करती है, और उल्लंघन करने पर क्या करती है? दंड करती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। शुरुआत में
मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। मानव प्रकृति में रहता था, कबीलाई संस्कृति, एक दूसरे के कबीले पर अटैक करते थे और गला काटने की प्रतियोगिता होती थी, और गला काटकर वो जो सर होता था उसको दिखाकर मतलब खुशियां मनाते थे कि हमने इतने सर काटे, उसको ट्रॉफी बोलते थे। वो हेड हंटिंग कहते हैं। उत्तर पूर्व में हमारा जो देश है उसमें पुराने समय में काफी होती थी, अब तो सरकार कानून लाकर रोक लगा दी। भाई हेड हंटिंग में कौन मारा जाता था? अगर आपके गर्दन का कोई शिकार करने आए गांव में तो कौन ज्यादातर मारा जाएगा? कमजोर मारा जाएगा ना। चलिए समझे मेरी बात। तो समाज में अत्याचार और कठिनाइयां थी, बहुत ज्यादा अत्याचार और कठिनाइयां। तो इस चीज से निपटने के लिए उस समय के व्यक्ति दो प्रकार के समझौते करते थे। उस समय के व्यक्ति कितने प्रकार के समझौते? दो प्रकार के समझौते। एक होता था पैक्टम यूनियोनिस। ये जो पैक्टम यूनियोनिस है, ऐसे लिख लेना, इससे समाज का निर्माण हुआ। इससे समाज का निर्माण हुआ। इससे किसका निर्माण हुआ? समाज का निर्माण हुआ। इससे सोसाइटी का निर्माण हुआ है। इससे समाज का निर्माण हुआ है, इससे साथ ही सोसाइटी का निर्माण हुआ है। तो लोग अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हेतु एक समाज का निर्माण करते जहां वे एक दूसरे का सम्मान करते और शांति और सद्भाव में रहते। यह राम राज्य की स्थिति है। सोचकर तो वो सब यही आए थे। सब एक साथ जब उन्होंने समाज बनाया तो सबने यही सोचा था कि भाई सब लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, मस्त रहेंगे। इसको बोलते क्या? इसको नोट कर लीजिएगा, पैक्टम यूनियोनस। दो बार बोलिएगा इसको, अंग्रेजी हिंदी वाले पैक्टम यूनियोनिस। पैक्टम यूनियोनिस। तो किस समझौते से समाज का निर्माण होता है? किस समझौते से समाज का निर्माण होता है? जो समाज बनता है जहां मानव पहले अकेला अकेला रहता था, अलग अलग रहता था, वहां किस समझौते के जरिए मानव एक साथ आकर समाज का निर्माण किया, एक साथ रहने लगा। इन पर भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। इन छोटी छोटी चीजों पर भी क्वेश्चन कराऊंगा। इसी से साथ ही फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। जब बहुत ज्यादा मानव प्रकृति में रहता था, मानव के कार्यों को, समाज के कार्य, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं था, तो बहुत ज्यादा अत्याचार कठिनाइयां थी। और इन अत्याचार कठिनाइयों से बचने के लिए व्यक्तियों ने दो समझौते किए। एक किया पैक्टम यूनियनिस, जिसको साथी सोसाइटी का निर्माण कहते हैं। वो एक साथ आए अपनी सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उन्होंने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हेतु एक समाज का निर्माण किया जहां वे एक दूसरे का सम्मान करते हुए शांति और सौहार्द से रहते थे। इसी को क्या कहा जाता है? पैक्टम यूनियनिस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पैक्टम यूनियनिस कहा जाता है। बेटा भाई कैसे, इसको जैसे मैं बता रहा हूं, इसको कोई क्वेश्चन तो निकालो, क्या समझ में नहीं आ रहा वो तो निकालो। पॉलिटी रीजनिंग में हिंदी सारे बढ़िया हैं, समय तो दो, फिर तुम कचरों पर पढ़ोगे और कचरों को कुछ नहीं आता। ये सब ऊपर ऊपर से धाराएं पढ़ाते हुए चलेंगे बस, और तुम्हें बड़ा बढ़िया लगेगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे भरोसा कर रहे हैं, दो बार है ये ऐसा ही, इन्हीं नायाब हाथों से तुम्हें पेपर में जितना सब करके आएंगे उससे कम से कम 20 क्वेश्चन ज्यादा करके आओगे। वो अंतर ज्ञान के साथ साथ, फैक्ट के साथ साथ समझ। समाज क्या है, समाज में कानून की जरूरत क्यों है, समाज में लोग साथ क्यों आए, तो ये यूनियन पैक्टम यूनियनिस ये बताता है कॉन्सेप्ट, ये समझौता, कि लोग जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक साथ आए। गागी में एक साथ रहते एक दूसरे के अधिकारों का, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे। परंतु वास्तव में ऐसा, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हुआ। प्रैक्टिकल में कुछ अराजक तत्व आ गए, कुछ ताकतवर लोग आ गए जो कमजोर पर प्रभाव जगाने लगे। तो साथ ही एक दूसरे समझौते की जरूरत पड़ी, जिसको पैक्टम सब्जेक्टियोनिस कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पैक्टम सब्जेक्टियोनिस। पैक्टम सब्जेक्टियोनिस। पैक्टम सब्जेक्टियोनिस। पॉलिटी वाले भी अभी आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने प्रीएम्बल से शुरुआत करते हो, सोचा सब कुछ, वो राष्ट्र, वो सब कुछ, संविधान, संविधानवाद,
यह सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चे यूपीएससी तक में इस तरह से नहीं चीजों को बेसिक से लिया जाता। जब पढ़ के आने इस लॉ की पढ़ाई 70-70 हजार रुपए में होती है, कोई कुछ ये सब नहीं बता के चलता। क्या होता है कि मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूं, पर तुम बनना चाहते हो गधे। तुम में से कितने जो मेरा जैसा बनना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि कुछ रैंक लेकर आएंगे? मैं इसी सब से लेकर आया हूं। ईमानदारी से बताइए, और अगर तुम सोचते हो कि रैंक लेकर आनी है, यस कह रहे हो, तो उसका एटीट्यूड लेकर आओ अपने मन में। क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है, जैसा रहता है, जैसा करता है, वैसा बन जाता है। तो पहले समझौते पैक्टम यूनियन, इससे क्या किया? यूनियन माने समाज, एकत्र। यूनियन होती है ना मजदूर यूनियन, वैसे। और पैक्टम सब्जेक्ट यूनिस मतलब कानून बनाने का जो ठेका है, कानून या समाज के लिए नियम बनाने का जो ठेका है, वो किसको दे दिया? सरकार को दे दिया, राजा को दे दिया। आज तो सरकार उस समय राजा हुआ करता था, और जो बाकी व्यक्ति हैं वो सब उसके सब्जेक्ट बन गए, उसकी प्रजा बन गए, उसके सब्जेक्ट या प्रजा बन गए। अब यह राजा का काम है, यह सरकार का काम था इस पूरी प्रजा के लिए कानून बनाना और इनको लागू करना। इस पूरी प्रजा के लिए कानून बनाना और इनको साथ ही लागू करना। तो लोग एक साथ एकजुट हुए और एक प्राधिकरण का मतलब है संस्था, संस्था का पालन करने का वचन दिया और अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के पूरे या एक हिस्से को उस प्राधिकरण को सौंप दिया। आप मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी है। और आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? भाई आप स्वतंत्र है, अनुच्छेद 21 आपको जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? और आपातकाल के समय पर भी इस अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, कौन सा आर्टिकल है जो जीवन और संपत्ति की, आपको जीवन और फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्र, अनुच्छेद 21, पर उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? बेटा बफरिंग थोड़ी बीच में कहीं आ रही होगी, ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड। बेटा अब तो नहीं हो रही। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 ने हमें, आर्टिकल 21 ने दिया यह अधिकार। भैया अधिकार किसने दिया? आप कहोगे भैया अनुच्छेद 21 ने दिया। यह अधिकार किसने दिया है? आप कहोगे सर अनुच्छेद 21 ने दिया है। आप कहोगे यह अधिकार किसने दिया? अनुच्छेद 21 ने। पर इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? पर इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? सरकार लगा सकती है। अरे आपको अरेस्ट कर लिया, आपने कोई क्राइम किया, आपने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, किसी की हत्या कर दी, आपने कोई क्राइम किया, तो आपको सरकार, पुलिस अरेस्ट कर सकती है ना। पुलिस किसका पार्ट है? सरकार के तो पार्ट है जो कानूनों को लागू करती है। तो आपकी जीवन और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग गया, नहीं लग गया? आपकी जीवन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार आपने किसको दे रखा? सरकार को दे रखा है। और सरकार भी एक प्रक्रिया का पालन करती है, वारंट इत्यादि निकालती है। अगर कम गंभीर अपराध होता है और ज्यादा गंभीर अपराध होता है तो सीधे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है पास वाले मजिस्ट्रेट के पास। तो यह सब क्या है? आपने अपने जीवन संपत्ति के कुछ अधिकार को, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को या उसके कुछ हिस्से को आपने उस संस्था, उस सरकार को सौंप दिया। आप एकजुट हुए और आपने एक संस्था, एक सरकार का गठन किया और आपने उसे वचन दिया कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब भारतीय नागरिक हैं, तो भारतीय नागरिक के तौर पर आप वचनबद्ध है ना कि आप भारत के कानूनों का पालन करेंगे। और इसके लिए आपने अपनी कुछ स्वतंत्रता भी सरकार को सौंपी, वो आपकी स्वतंत्रता को नियंत्रित कर सकती है। बदले में इस संस्था ने आपको क्या दिया? इस सरकार ने, जो संस्था की बात हम लोग कर रहे हैं,
अथॉरिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। इसने आपको क्या दिया? इसने सभी को जीवन, संपत्ति और एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी दी। सरकार हमें यही तो गारंटी देती है कि हम आपके जीवन की रक्षा करेंगे, अच्छी कानून व्यवस्था होगी, पुलिस होगी, आपसे कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई वसूली नहीं कर सकता, कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। यही दिया ना, संपत्ति की गारंटी दी, कोई आपकी संपत्ति को नहीं छीन सकता, कब्जा नहीं कर सकता, और एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, कुछ सीमा तक कानून के अनुसार। आप मर्डर करोगे तब ऐसा नहीं है जी मुझे तो स्वतंत्रता है, मैं तो मर्डर करके जेल से बाहर रहूंगा, नहीं। तो इस तरह की गारंटी किसने दी? सरकार ने। सरकार से पहले राजा होता था, राजा भी सरकार ही था। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? पैक्टम सब्जेक्ट यूनिस कहा गया। इसको क्या कहा गया? पैक्टम सब्जेक्ट यूनिस। तो पहला वाला जो समझौता था जिसे पैक्टम यूनियनिस कहते थे, यह समझौता याद रखिएगा, इससे समाज का निर्माण हुआ। सब केवल अपनी जीवन और सुरक्षा, संपत्ति और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तो एक साथ आए, लेकिन यहां पर ताकतवर का प्रभाव हुआ, जिसकी वजह से एक पैक्टम सब्जेक्ट यूनिस करके समझौता होता है, जिसमें व्यक्ति एक साथ एकजुट होकर एक संस्था को यह वचन देते थे कि हम आपके द्वारा दिए गए नियमों का पालन करेंगे और अपने कुछ अधिकार उससे सौंप देते हैं। इसके बदले में वो जीवन सुरक्षा और एक हद तक वो साथ याद रखेगा स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी भी सरकार देती है। यहीं पर एक और चीज याद रखेगा, इन्हीं समझौतों से किसका जन्म हुआ? एक सरकार का, एक संप्रभु का कह सकते हो, या एक राज्य का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? राज्य का उदय हुआ। यह मुझे बताइए, राज्य के कितने तत्व होते हैं? राज्य मतलब सरकार। यहां पे राज्य का मतलब स्टेट है, प्रांत नहीं है। यहां पर स्टेट का मतलब जो है वो साथी देश से है। यहां पर स्टेट का मतलब किससे? देश से। यहां पर स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है। स्टेट का मतलब यूपी एमपी से नहीं है। यूपी एमपी प्रांत, ये प्रांत होते वैसे देखा जाए, ये क्या है? प्रांत। यहां पर राज्य का मतलब किससे है? सरकार से है, स्टेट से है। तो दो जो सब्जेक्ट यूनियनिस और सब्जेक्ट पैक्टम सब्जेक्ट यूनिस, पैक्टम यूनियनिस, इसी से याद रखिएगा जो गवर्नमेंट है उसका उदय हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट की नीड तो हमें अभी पड़ी ना, गवर्नमेंट की जरूरत तो हमें अभी पड़ी। और मानव सबसे पहले अकेला, फिर परिवार, फिर कबीले, फिर गांव देहात कस्बे, फिर छोटे छोटे शहर, फिर महानगर, फिर प्रांत, फिर साथ ही आप देखेंगे देश। तो जो स्टेट होता है, राज्य होता है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो देश की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देश में याद रखिएगा यह मानव समूह का सबसे बड़ा, देश जो है यह मानव समूह का सबसे बड़ा कानूनी रूप है। देश क्या है? मानव समूह का सबसे बड़ा कानूनी रूप है। जितने भी मानव ग्रुप में रहते हैं उनका सबसे बड़ा कानूनी रूप क्या है? जो मानव समूह है उसका सबसे बड़ा कानूनी रूप क्या है? सबसे बड़ा कानूनी रूप क्या है? मानव समूह का सबसे बड़ा कानूनी रूप साथी देश या राज्य हो जाता है, जिसमें पहचान है। जैसे भारत के जितने व्यक्ति हैं वो सबके लिए जो हमारा भारत देश है वही तो हम सब लोग साथ मिलकर एक हमारी पहचान है। सबसे बड़ा कानूनी हमारी एक पहचान है, हमारा जो पासपोर्ट होता है राष्ट्रीयता। तो राज्य जो होता है, देश जो होता है, वे मानव समूह का सबसे बड़ा कानूनी रूप है। अब ये जो राज्य देश है इसके 4 अंग होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 जनसंख्या। जनसंख्या होगी मतलब इंसान, मानव। भाई राज्य में सबसे पहले क्या होगा? मानव। हाथी घोड़ों का राज्य नहीं होता, मानव का होता है। उसके बाद मानव किसी निश्चित क्षेत्र में रह रहा होगा, निश्चित क्षेत्र में, उस क्षेत्र पर रहने वाले मानव के लिए सरकार होगी जो नियम बनाती होगी, नियमों को लागू करती होगी, नियमों को उल्लंघन करने पर दंड देती है। और चौथी हो जाती है संप्रभुता, सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी का मतलब होता है, संप्रभुता का मतलब होता है अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब आपके पास अपनी जगह भी है, अपना एक क्षेत्र भी है, लोग भी है और सरकार भी है। तो क्या सरकार किसी के दबाव में तो नहीं है? यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, रूस, चीन या किसी और दबाव में तो नहीं है। तो संप्रभुता होती है अंदरूनी और बाहरी,
दोनों प्रकार के स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, इसी को संप्रभुता कहते हैं। तो मानव समूह का सबसे बड़ा कानूनी रूप क्या है? कमेंट्स में लिखिए। मानव समूह का सबसे बड़ा कानूनी रूप, अरे भैया देश वाले राज्य की बात कर रहे हैं, यहां पर हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं देश वाले की, प्रांत की बात नहीं कर रहे। अनेकार्थी शब्द आप इसे कह सकते हो। तो कौन सा सबसे बड़ा समूह है? स्टेट या राज्य। राज्य के कितने तत्व हो जाते हैं? राज्य के कितने एलिमेंट हो जाते हैं? आप कहोगे सर राज्य के 4 तत्व 4 एलिमेंट है। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। 4 बार लिखो इसे, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। जो साथी लाइव नहीं आ पा रहे, अब सभी लोग डेली लाइव आने की कोशिश करो, कोई फायदा नहीं अगर आपकी हिम्मत टूटती है। तो जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, क्षेत्र, बिल्कुल सही, संप्रभुता। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और साथ ही क्या आ जाती है? संप्रभुता। तो बताइए, जब मानव स्टेट ऑफ नेचर से निकला, प्रकृति की अवस्था से समूह में रहने लगा, एक साथ रहने लगा, तो कौन कौन से 2 समझौते किए गए? कौन कौन से 2 समझौते किए गए? कौन कौन से 2 समझौते किए गए? कौन कौन से 2 समझौते? अब आपको यह भी चीज समझ में आ गई, मानव व्यवहार, मानव की जो गतिविधि होती है उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों होती है? इनको नियंत्रण करना क्यों जरूरी है? इनको नियंत्रित करना क्यों जरूरी है? यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसका उद्देश्य क्या है नियंत्रण करने का? सब लोग अपने अपने दायरे में रहें, कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण इत्यादि ना करे, जिससे समाज में शांति और सद्भाव रहे। जिससे समाज में क्या रहे सर? शांति और सद्भाव रहे। जिससे समाज में शांति और सद्भाव रहे। जिससे समाज में क्या रहे सर? शांति और सद्भाव। 2 बताइए, 2 समझौते थे। एक था सर पैक्टम यूनियोनिस, लिखो, केवल पैक्टम नहीं था, पैक्टम यूनियोनिस। यहां यूनियन से भी याद कर सकते हो, पैक्टम यूनियन, पैक्टम यूनियन। पैक्ट माने समझौता, गांधी इरविन पैक्ट याद है? पैक्ट माने समझौता, यूनियन, एक साथ किसका निर्माण हुआ? समाज का निर्माण हुआ। और एक क्या था? पैक्टम सब्जेक्टिवनिस। एक क्या था? पैक्टम सब्जेक्टिवनिस। एक था पैक्टम सब्जेक्टिवनिस, एक क्या था? पैक्टम सब्जेक्टिवनिस। यह समझ में आ गया मानव व्यवहार को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? मानव व्यवहार को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? मानव व्यवहार को नियंत्रित करना इसलिए आवश्यक है जिससे सभी के अधिकारों को सुरक्षा दी जा सके, कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण ना करे, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। तब समझ में आया विधि क्यों जरूरी थी। अब विधि की परिभाषा, विधि के उद्देश्य, ये सब छोटी छोटी चीजें, बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगली क्लास से आपको खूब फैक्ट मिलेंगे, इतने फैक्ट, इतनी धाराएं, सर पकड़ लोगे, सर कैसे याद करें? फिर कहोगे पहली वाली क्लास अच्छी थी, कम से कम इतनी धारा याद तो नहीं करनी पड़ रही थी। एक ईमानदारी से बताइए, कुछ कुछ मतलब देखो, बूंद बूंद से समुद्र भरेगा। 2 क्लास कल में तो केवल इस सिलेबस ही समझाया, एक क्लास से अब क्या ही अभी आपके अंदर आएगा। लेकिन जब दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास लोगे और फिर उसे फर्स्ट सेकंड क्लास के कॉन्सेप्ट से आप मैच कराओगे, तब मजा आएगा कि हां कितना जरूरी था कॉन्सेप्ट पढ़ना। क्योंकि दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज पर। फिर भी आपके दिमाग में कोई विषय आ रहा है तब बता दीजिए, नोट्स आ जाएगी बेटा जल्दी आप सभी की। ऐसा ही वालों के नए नोट्स आएंगे, जो ये नई मूल विधि है। हौसला रखो तुम लोग, अभी आएगा तुम्हारा वक्त, तुम्हारा टाइम आएगा। लिख दो, अपना टाइम आएगा। तुम में से सब वर्दी में छाएगा, अपना टाइम आएगा। तुम लोग बहुत आत्मीयता से सुन रहे थे, मैं देख रहा था, बच्चे कम नहीं हो रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। तुम लोग रिजल्ट दोगे बहुत अच्छा, भरोसा करके चलो, बहुत भरोसा करके। ये अल्लू पल्लू लोग नहीं है, ये सारे के सारे धुआंधार लोग हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आप एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा। आपके और साथी भी एग्जाम्पल से जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़िएगा। बाकी कोई ओ लेवल वो लेवल की जरूरत नहीं होती बेटा,
बाकी कुछ और होगा तो जल्दी बताएंगे। क्लास ऐसे चलती रहेंगी। इस वीक एक मैराथन का भी मेरा मन है। उस मैराथन में मैंने क्या सोचा है कि जैसे हम लोग तो अभी कानून ये सब पढ़ते रहेंगे, मान लो संडे को लगा दी तो हम लोग कम से कम आरटीआई वगैरह एक एक कानून हर सैटरडे संडे कंप्लीट करते चले। थैंक यू। जय हिंद।